हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिलॉसफी का टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम पहला टेस्ट डिस्कस करेंगे और पहला टेस्ट है वेस्टर्न फिलॉसफी से। मेरी पूरी कोशिश होगी कि टेस्ट सीरीज में इतने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर दिया जाए ताकि यूपीएससी का प्रश्न सॉल्व हो जाए जो लोग 2020 में टेस्ट देंगे। पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो क्या है। प्रत्यय ज्ञान का विषय होने के साथ का विषय होने के साथ अंतिम लक्ष्य भी है। अंतिम लक्ष्य भी है। ये देखो आप, प्लेटो स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो आप। प्रश्न यही है, प्रत्येक ज्ञान का विषय होने के साथ, ज्ञान का विषय होने के साथ अंतिम लक्ष्य भी है। केवल क्लियर कर देना है आपको। आपको करना क्या होगा? फर्स्ट पेरे में ये बताओगे कि प्लेटो प्रतिवादी दार्शनिक है। आपने फर्स्ट पेरे में ये बता दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? बताओगे ये जो प्रत्यय है ये द्रव्य सामान्य। सामान्य का मतलब होता है यूनिवर्सल। द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस। विचार नित्य है। पहली चीज ये फर्स्ट पैरे में चलेगा आपका कि जो हमारा जो प्रत्यय है सब्सटेंस है, यूनिवर्सल है, एक कॉन्सेप्ट है, एक नित्य है। वाय वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। वाय वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। जैसे गाय, गोत्तो क्या है? प्रत्यय है। गोत्तो की अभिव्यक्ति है। यह हमारा फर्स्ट पैरे में चलेगा। आप फर्स्ट पैरे में ये बताओगे कि प्लेटो प्रत्ययवादी है, एक प्रतिवादी दार्शनिक है। यह जो प्रत्यय आइडिया है, द्रव्य सामान्य। सामान्य क्या होता है? यूनिवर्सल। विचार क्या है? कॉन्सेप्ट है और नित्य है। वाय वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। जैसे मैंने कहा ये गोत्तो गाय की अभिव्यक्ति है। तो आपने क्या किया? ये गोत्तो बनाया, ये गाय बनाया। आप सोचो जरा, ये जो इसका क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है गाय। अब सोचो, ये जो गोत्तो है या प्रत्यय है, ये जो गाय है वाय वस्तु है या कोई जीवित प्राणी है। ये फर्स्ट पैरे में आएगा। इतनी बातें आपको कहनी है और 15 से 20 शब्दों में फर्स्ट पैरे को समाप्त कर देना है। कारण ये है कि आपको 150 शब्दों में आंसर लिखना है। ना तो टाइम है और ना तो शब्द है। अब देखो आप सेकेंड पैरे में जब आओगे, आप पूरी बात ध्यान देना। आप जब सेकेंड पैरे में आओगे तो प्रत्येक ज्ञान का विषय है। सीधे ही बताओ, ये प्रत्यय
ज्ञान का विषय है। क्यों आपको बताना है? क्योंकि ज्ञान नित्य और सार्वभौम होता है। हमेशा ध्यान इस बात को, ज्ञान नित्य एवं सार्वभौम होता है। अतः ज्ञान का विषय भी वही हो सकता है जो नित्य एवं सार्वभौम हो। हमेशा ध्यान दो, ये प्रत्येक ज्ञान का विषय है, क्योंकि ज्ञान नित्य और सार्वभौम होता है। अतः ज्ञान का विषय भी वही हो सकता है जो नित्य और सार्वभौम हो। सीधे लिखो, चूंकि प्रत्यय नित्य एवं सार्वभौम होता है। हमेशा ध्यान दो, ये प्रत्यय नित्य और सार्वभौम होता है। अतः प्रत्यय ज्ञान का विषय है। अभी फर्स्ट पैरे में, पर इंद्रिय जगत को उसने ज्ञान का विषय नहीं माना, क्योंकि इंद्रिय जगत अनित्य और परिवर्तनशील होता है। हमेशा यही पर प्लेटो ने क्या किया? ज्ञान और विश्वास में अंतर कर दिया। ये बातें बतानी है आपको। मतलब ये सेकंड पैरे में जब आप आओगे तो सीधे नीचे लिखोगे आप कि इंद्रिय जगत ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जगत परिवर्तनशील एवं अनित्य है। यह बात आप सेकंड पैरे में लिखोगे आप। और एक बात याद रखना, आपको कितना आता कोई मतलब नहीं है। आप हर बात को टू द पॉइंट लिखते हो या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ये सेकंड पैरे की बात करेंगे हम लोग। अभी हम सेकंड पैरे में इन सारी बातें बताने के बाद, अच्छा हर बात को कहना कितना है? 40 से 50 शब्दों में। ये बताने के बाद हम सीधे पैरा चेंज करेंगे, लिखेंगे। इसलिए प्लेटो ने ज्ञान और विश्वास में अंतर माना। प्लेटो ने ज्ञान एवं विश्वास में अंतर माना। इंद्रिय जगत को विश्वास का विषय माना। इंद्रिय जगत को तथा प्रत्येक जगत को ज्ञान का विषय माना। आप ध्यान से सुने इस बात को। ये सारी बातें सेकंड, लेकिन आपको तुलना करना अन्य विचारकों से। आपको तुलना अवश्य करनी है। लॉक क्या मानता है और बर्कली क्या मानता है प्रत्येक के बारे में। ये लोग मानते क्या है? अब ध्यान से सुनो। लॉक ने कहा यह प्रत्येक ज्ञान की इकाई है। बर्कली ने यह कहा कि ये जो प्रत्यय है, हमेशा ध्यान दो, इन प्रत्ययों से हमारा ज्ञान बनता है। ह्यूम ने भी कहा कि हमारा ज्ञान प्रत्ययों से बनता है। सबने प्रत्यय की बात किया है। अब ये सारी बातें करने के बाद अगले पैरे में आओगे। अभी सेकंड पैरा ही आपका चल रहा है। सीधे आप तुलना करोगे लॉक से। और लॉक ने क्या कहा? प्रत्यय
ज्ञान की इकाई है। बर्कली ने क्या कहा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रत्ययों से ज्ञान बनता है। हमेशा ये जो प्रत्यय है अनुभव का विषय है। और ह्यूम ने क्या कहा, पूरी बात ध्यान देना कि हमारा जो प्रत्यय प्रत्ययों से ज्ञान बनता है। इतनी बातें केवल कहनी है आपको। पर अद्वैत वेदांत में हम शंकराचार्य की बात करें, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म ही ज्ञान है। थोड़ी सी तुलना करते जाओ। प्लेटो ने प्रत्ययों की बात की और शंकराचार्य ने ब्रह्म की बात की। एक लाइन में आप शंकराचार्य की बात करो और शंकराचार्य ने क्या कहा, ब्रह्म ही ज्ञान है। इतनी बातें कहनी है आपको सेकंड पेपर में, सेकंड पैरे में। जब ये तुलना करोगे तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आपको इस तरह नहीं लिखना है। आप सीधे कहो कि लॉक ने प्रत्ययों को ज्ञान की इकाई माना तो बर्कले ने प्रत्ययों को अनुभव का विषय माना। ह्यूम ने ये कहा प्रत्येक ज्ञान से बनता है और शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही ज्ञान माना। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में। आप देखो, आप अंतिम लक्ष्य भी है, प्रत्यय अंतिम लक्ष्य भी है। ये बातें क्यों? अब आप तुरंत एक फिगर बनाओगे। जैसे मैंने कहा द आइडिया ऑफ गुड की बात करें, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। द आइडिया ऑफ हम गुड की बात करें, आइडिया ऑफ गुड शुभ का प्रत्यय है। और आपको फिगर जरूर बनाना है। ये ईश्वर है, ये विज्ञान है, या हम बात करें प्रत्यय है। अब एक चीज सोचो, शक्ति इससे प्राप्त होती है। ईश्वर क्या करता है? ये जो ईश्वर है यह निमित्त कारण है। यह जो विज्ञान है यह स्वरूप कारण है। यह निमित्त कारण है। ये फिगर बनाना आपको। ईश्वर क्या करता है? इन विज्ञानों के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है, पर वो वैसा नहीं बना पाता। तो जगत की वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए विकास के पथ पर क्या होती हैं? अग्रसर होती हैं। अब आपको करना क्या है? सीधे आपको यह बताना है ईश्वर विज्ञान के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है। अब आप सीधे क्या करोगे? आप ये फिगर बनाने के बाद आप बॉक्स में डाल दोगे। आप अब मैं यहां लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। मैं ईश्वर क्या करता है? इन विज्ञानों के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है, पर वो वैसा नहीं बना पाता। इसे जगत की वस्तुएं क्या करती हैं? विकास के पथ पर अग्रसर होती हैं अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए। जैसे ईश्वर सौंदर्य के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है और जगत की वस्तुएं अपने वास्तविक सौंदर्य को पाने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर होती हैं। जैसे मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर है मनुष्यत्व को पाने के लिए। अब एक चीज सोचो, लेकिन हम सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? द आइडिया ऑफ गुड को पाना, शुभ के प्रत्यय को पाना। यही तो परम लक्ष्य है। तो एक चीज सो अंतिम लक्ष्य है दो चीजों में। नंबर 1, जगत के प्रत्येक वस्तु वास्तव में वास्तविक स्वरूप प्रत्यय को पाने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर है। जगत की प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप ब्रैकेट में प्रत्यय
को पाने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर है। अब एक सोचो, नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। प्रत्येक का लक्ष्य क्या है? शुभ का प्रत्यय, शुभ का प्रत्यय। अंतिम लक्ष्य है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, शुभ का प्रत्यय अंतिम लक्ष्य है और सभी इसे पाना चाहते हैं, सभी इसे पाना चाहते हैं। इतनी बातें थर्ड पैर में आएगी, लेकिन फिर मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मैंने कहा तुरंत ही फिगर बनाओ आप। यहां आपका देखो, आप यहां आपका शुभ का प्रत्यय है, द आइडिया ऑफ गुड, विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। हम अग्रसर की बात करें, ये दोनों फिगर आप बनाओगे, प्लस आप तुरंत तुलना करोगे यहां तुरंत शंकराचार्य से, और शंकराचार्य ने क्या कहा कि प्रत्येक जीव का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को पाना। देखो आप, ठीक है, इतनी बातें करने के बाद आप नीचे जब आओगे तो शंकराचार्य से तुलना कर दोगे आप। ये फिगर बनाने के बाद आप शंकराचार्य से तुलना करोगे। वस्तुतः भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने ब्रह्म को अंतिम लक्ष्य माना और प्रत्येक जीव का उद्देश्य ब्रह्म को पाना है, यही मोक्ष है। यह सब कुछ थर्ड पैरे में चलेगा। आप जब तुलना करते हो तो आपके आंसर में तड़का लग जाता है, वो नंबर 1 नंबर आपका जम करा देगा। हम चौथे पैरे में आएंगे और हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हम लोग ध्यान से सुनो इस बात को। जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो प्रश्न को देखो आप, ज्ञान का विषय होने के साथ अंतिम लक्ष्य भी है। अब इसको प्रूफ कर देना है सीधे, हमेशा। इसलिए प्लेटो ने क्या किया? इसलिए प्लेटो ने ज्ञान का विषय प्रत्येक को माना और अंतिम लक्ष्य को मानते हुए विकासवाद और प्रयोजनवाद को माना उसने। हमेशा ध्यान दें इस बात को। निष्कर्ष की बात इसलिए प्लेटो ने प्रत्येक को ज्ञान का विषय मानते हुए प्रयोजनवाद एवं विकासवाद को स्वीकार किया। आंसर क्लोज आपका। अर्थात यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो आप। एक बात हमेशा रखना है, आपको हर बात टू द पॉइंट कहनी है। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखो आप। प्लेटो के अनुसार ज्ञान विश्वास में भेद कीजिए।
यह तत्व मीमांसा पर किस प्रकार आधारित है? तत्व मीमांसा पर आधारित है, स्पष्ट करना है। इस प्रश्न को देखो आप, प्लेटो के अनुसार ज्ञान और विश्वास में भेद कीजिए। ये प्रश्न के देखो दो पार्ट है। यह तत्व मीमांसा पर किस प्रकार आधारित है? आपको करना क्या है? सीधी चीजें, ये प्लेटो प्रत्यवादी है, इतनी बात फर्स्ट पैरे में कहना है। अच्छा, एक चीज बात हमेशा ध्यान दो, इस बात को हम सीधे कहेंगे कि प्रत्यय द्रव्य विचार सामान्य एवं नित्य हैं। जगत की वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। ये प्रत्येक ज्ञान का विषय है। अच्छा, आप चीज देखो, आप ये सारी बातें आपको एक दो लाइन में कह देनी है। कोशिश करना है 10 से 15 शब्दों में, हार्डली 20 शब्दों में ये बातें हम कह दें। आंसर लिखना कितना है? 200 वर्ड्स में। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे और प्लेटो ने ज्ञान विश्वास में भेद किया। प्लेटो ने ज्ञान और भेद किया है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो क्या भेद किया, क्यों किया उसने? हमेशा भेद क्या किया? जैसे नंबर ए, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वास आत्मनिष्ठ होता है। जबकि विश्वास आत्मनिष्ठ। पहली बात, ये जो ज्ञान है निरपेक्ष, विश्वास सापेक्ष। हम सी की बात करें, ज्ञान नित्य एवं सार्वभौम हो, विश्वास क्या है? अनित्य एवं परिवर्तनशील। देखो आप, ये दोनों में भेद चल रहा है। तो भेद किया, तो क्या भेद किया उसने? हमेशा ध्यान दो, ज्ञान वस्तुनिष्ठ, विश्वास आत्मनिष्ठ। ज्ञान निरपेक्ष होता है, विश्वास सापेक्ष होता है। ज्ञान नित्य एवं सार्वभौम होता है, विश्वास अनित्य एवं परिवर्तनशील होता है। ये बातें करने के बाद फिर क्यों किया उसने भेद किया? जैसे भेद क्यों किया, यह हमारा आएगा सेकेंड पैरे में ही। क्यों भेद किया इसने? अब देखो आप, मैंने क्या कहा आपसे? देखो ध्यान से इस बात को कि यह अंतर बताने के बाद फिर क्यों किया उसने। तो सिंपल चीजें आगे बताओगे। ज्ञान एवं भेद क्यों
क्यों किया उसने भेद, तब हम बताएंगे क्यों की। हमेशा ध्यान इस बात को, वो बताना क्या चाहता था, वो मानव को प्रत्येक जगत को ले जाना चाह रहा था और ये कहा प्रत्येक ज्ञान का विषय है। हमेशा क्यों भेद किया, रीजन क्या है, नंबर 1, ये सेकंड पैर में चल रहा है, क्योंकि प्लेटो मानव को ज्ञान की ओर मोड़ना चाहता था तथा हमेशा ध्यान इस बात को, पहली चीज, तथा ये कहा कि प्रत्येक ज्ञान का विषय है। प्रत्येक को ज्ञान का विषय माना। क्यों भेद किया उसने, क्योंकि मानव को ज्ञान की ओर मोड़ना चाहता था और कहा प्रत्येक ही ज्ञान का विषय है। हमेशा ध्यान इस बात को। दूसरी तरफ देखा जाए, वो इंद्रिय जगत और प्रत्येक जगत में अंतर करना चाह रहा था। कहा वास्तविक सत्ता तो इंद्रिय प्रत्येक जगत की है। प्रत्येक जगत एवं इंद्रिय जगत में भेद करने तथा वास्तविक जगत मानने पर बल की बात करें। हमेशा ध्यान दो। तो आपने सेकंड प्रेम यह बताया कि भेद क्या किया, आगे बताओगे कि भेद क्यों किया उसने। तो प्रत्येक जगत इंद्रिय जगत में भेद करने तथा वास्तविक जगत प्रत्येक जगत को मानने पर बल दिया उसने। यह बात हमेशा ध्यान दो। प्लेटो बार बार कहता है कि वास्तविक जगत तो प्रत्येक जगत है, इंद्रिय जगत वास्तविक जगत नहीं है। इसलिए प्लेटो ने गुहा सिद्धांत की बात की, केव थ्योरी की बात की प्लेटो ने। ये सेकंड पैरा। अब हम थर्ड पैरे की जब बात करेंगे, देखो आप, हम जब थर्ड पैरे की बात करेंगे, यह तत्व मीमांसा पर किस प्रकार आधारित है। ज्ञान और विश्वास में भेद तत्व मीमांसा पर आधारित है। थर्ड पैरे में ज्ञान और किस प्रकार आधारित है। प्लेटो के तत्व मीमांसा पर आधारित है। क्यों? देखो, क्योंकि हमेशा ध्यान इस बात को, प्लेटो ने तत्व मीमांसा में प्रत्येक जगत इंद्रिय जगत दोनों को माना। अपने जगत इंद्रिय जगत दोनों को माना उसने। प्रत्येक जगत को नित्य सार्वभौम माना। मानते हुए उसे ज्ञान का विषय माना, क्योंकि ज्ञान नित्य और सार्वभौम होता है। ज्ञान नित्य एवं
देखो सार्वभौम होता है। हम तुरंत पैरा चेंज करेंगे। ज्ञान और विश्वास में भेद तत्व मीमांसा पर आधारित है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने तत्व मीमांसा में प्रत्यय जगत इंद्रिय जगत दोनों को माना। प्रत्यय जगत को नित्य एवं सार्वभौम मानते उसे ज्ञान का विषय माना, क्योंकि ज्ञान नित्य एवं सार्वभौम होता है। हम सीधी बात करेंगे और नीचे आएंगे, ये लिखेंगे जबकि इंद्रिय जगत को परिवर्तनशील मानते हुए उसे विश्वास का विषय माना। परिवर्तनशील मानते हुए उसे विश्वास का विषय माना, क्योंकि विश्वास परिवर्तनशील एवं सापेक्ष होता है। अब सोचो जरा, ये सारी बातें करने के बाद हम अब आएंगे चौथे पैरे में और निष्कर्ष की बात करेंगे। हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में केवल एक लाइन आपको बताना है, सिर्फ एक लाइन। वस्तुतः प्लेटो की जो तत्व मीमांसा है, उसकी तत्व मीमांसा में ज्ञान और विश्वास दोनों को स्वीकार किया गया है। हम जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष में इतनी लाइन है, वस्तुतः प्लेटो प्रतिवादी होने के बावजूद इंद्रिय जगत की उपेक्षा नहीं की तथा ज्ञान और विश्वास दोनों को माना। यह हमारा निष्कर्ष चलेगा, हमारा आंसर क्लोज। चौथे पैरे में तुरंत यहां फिगर की बात करोगे आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यहां बात करोगे फिगर की बात करोगे आप, प्रत्यय जगत और हम बात करें इंद्रिय जगत। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह ज्ञान का विषय है। यह कहा जाए, अब जैसे एक मैं फिगर बनाता हूं, मैं हर प्रश्न में आपको फिगर बनाना ही बनाना है। जैसे मैंने ये कहा प्रत्यय जगत और इंद्रिय जगत, ये सोचो ज्ञान का विषय, ये सोचो विश्वास का विषय। ये जो है नित्य सार्वभौम, ये जो है अनित्य एवं परिवर्तनशील। इतनी बातें आपको बतानी है और सीधे इसमें फिगर बना दो। अभिव्यक्ति खत्म कहानी। इतनी बातें बताओगे, एक फिगर बनाओगे, आपका एक नंबर जमकर जाएगा। मैंने क्या कहा, यह प्रत्यय जगत ज्ञान का विषय है, इंद्रिय जगत विश्वास का विषय है। ये जो इंद्रिय जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है, प्रत्यय जगत नित्य और सार्वभौम है। और जो इंद्रिय जगत है, ये प्रत्यय जगत की क्या है, अभिव्यक्ति है। मतलब पूरा का पूरा आंसर इस फिगर में आ गया आपके। इतनी बातें यदि आप इस तरह लिखोगे तो विश्वास है कि नंबर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो आप,
देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 का सी क्या है? प्लेटो ईश्वर और प्रत्यय में किस प्रकार का संबंध स्थापित करता है? प्लेटो ईश्वर एवं प्रत्यय में किस प्रकार का संबंध स्थापित करता है? क्या प्लेटो का प्रत्यय और बर्कले के प्रत्यय में कोई समानता है? ये सिंपल देखो, टेस्ट पेपर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखो, प्लेटो ईश्वर और प्रत्यय में किस प्रकार का संबंध स्थापित करता है? क्या प्लेटो का प्रत्यय और बर्कले के प्रत्यय में कोई समानता है? यही प्रश्न है। अब सोचो, पूरी बात ध्यान दो, ईश्वर और प्रत्यय में किस प्रकार का संबंध स्थापित करता है? आपको करना क्या है, फर्स्ट पैरे में इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन में सारी बातें आ जाएं। प्रतिवादी दार्शनिक प्लेटो ने, पूरी बात ध्यान देना, प्रतिवादी दार्शनिक प्लेटो ने प्रत्ययों के सत्तावानी और प्रतीक वस्तु को प्रत्ययों की अभिव्यक्ति माना। प्रतिवादी दार्शनिक प्लेटो ने प्रत्ययों को नित्य, वास्तविक, सार्वभौम एवं विचार मानते हुए जगत की प्रत्येक वस्तु को इतनी बातें आपको कहनी है, क्योंकि एक ही टॉपिक है प्लेटो का प्रत्यय। देखो आप, प्रत्यय को नित्य, वास्तविक, सार्वभौम विचार मानते हुए जगत के प्रत्येक वस्तु को प्रत्ययों की अभिव्यक्ति माना, शुभ के प्रत्ययों का अंतिम लक्ष्य माना। प्रत्यय को अंतिम लक्ष्य माना। यह मेरा इंट्रोडक्शन है। अब हम आएंगे सेकेंड पैरे में। आप ध्यान देने इस बात को, जब हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे तो ईश्वर और प्रत्यय में संबंध की बात करेंगे, किस प्रकार का संबंध मानता है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। सेकेंड पैरे की जब बात करेंगे हम लोग, सेकेंड पैरा प्लेटो ने अब यहां तुरंत फिगर बना दो आप। जैसे मैंने कहा, शुभ का प्रत्यय, ये ईश्वर है, ये विज्ञान या प्रत्यय है। ये क्या है? निमित्त कारण। ये क्या है?
हमेशा दोनों में संबंध क्या है? ये ईश्वर निमित्त कारण है, ये विज्ञान स्वरूप कारण है। ईश्वर क्या करता है? दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है। हमेशा पूरी बात ध्यान दो, इन दोनों को सत्ता शुभ के प्रत्यय से मिलता है। यह शुभ का प्रत्यय द आइडिया ऑफ गुड ईश्वर का ईश्वर है और विज्ञानों का विज्ञान है। ये ईश्वर क्या करता है? विज्ञानों के अनुरूप जगत की वस्तुओं का क्या करता है? निर्माण करता है। अच्छा, तो ये जो ईश्वर है इसके अनुरूप जगत की वस्तुओं का क्या करता है? निर्माण करता है। ये बताना आपको फर्स्ट पैरे में। दोनों में इतना ही रिलेशन है। दो बातें, ये निमित्त कारण है, ये स्वरूप कारण है। दोनों को सत्ता द आइडिया ऑफ गुड से मिलती है। ईश्वर इसके अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है पर हूबहू नहीं बना पाता। इसलिए जगत की वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर हो जाती हैं। जैसे ईश्वर सौंदर्य के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण तो करता है पर हूबहू वैसा नहीं बना पाता। इसे जगत की सारी वस्तुएं पूर्ण सौंदर्य को पाने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर होती हैं। यही पर प्लेटो ने प्रयोजनवाद और विकासवाद दोनों को मान लिया। ये बात हमें ध्यान दें इस बात को। इतनी बातें कहनी है आपको सेकेंड पैरे में। थर्ड पैरे की बात, क्या प्लेटो का प्रत्यय और बर्कले के प्रत्यय में कोई समानता है? हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम जब थर्ड पैरे में आएंगे तो ये बताएंगे क्या प्लेटो का प्रत्यय और बर्कले के प्रत्यय में कोई समानता है? तो बर्कले को प्लेटो का मानस पुत्र कहा जाता है क्योंकि दोनों प्रत्ययवादी हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द के अर्थ में अंतर है। प्रत्येक शब्द के स्वरूप की बात करें और विषय में लेकर अंतर है। इतनी बातें कहनी है। जैसे बर्कले को प्लेटो का मानस पुत्र कहा जाता है क्योंकि दोनों प्रत्ययवादी हैं। किंतु प्रत्यय के स्वरूप मतलब नेचर की बात करें और उद्देश्य में अंतर है। ये हमेशा ध्यान दें इस बात को। दोनों के प्रत्येक के स्वरूप एवं उद्देश्य की बात करें अंतर है। आप बताना जरा, कोई समानता है? अंतर है। अब क्या अंतर है आप ये बताओगे। फर्स्ट, प्लेटो का जो प्रत्यय है वो सार है, सार, जबकि बर्कले के प्रत्यय सार नहीं है। फर्स्ट, प्रत्यय सार फॉर एग्जाम्पल गोत्व है, जबकि बर्कले का जो प्रत्यय है हमेशा ध्यान दो मूर्त है, कंक्रीट है। नंबर ए की बात करें, हम नंबर बी की बात करें। ये तो नंबर ए आ गया। हम नंबर बी की बात करें, क्या अंतर है? पूरी बात ध्यान देना। प्लेटो का जो प्रत्यय है वो नित्य है, जबकि
बर्कले का जो प्रत्यय है वह अनित्य है। हम नंबर सी की बात करें, प्लेटो का प्रत्यय नित्य है जबकि बर्कले का प्रत्यय अनित्य है। कितना बड़ा डिफरेंट है देखो आप। प्लेटो ने गोत्व को प्रत्यय माना, द्रव्य है, सार्वभौम है, यूनिवर्सल की बात करें हम लोग। हम तीसरी चीज, प्लेटो ने क्या किया, प्रत्येक जगत को वास्तविक माना। बुद्धि से, जबकि बर्कले के अनुसार यह जो प्रत्यय है अनुभव का विषय। आप सोचो जरा, ये दोनों के प्रत्यय में कितना बड़ा अंतर है, सोचो आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो जो अनुभव का विषय है, बर्कले ने कहा वही प्रत्यय है। जैसे मार्कर मेरे अनुभव का विषय है, तो मार्कर ये प्रत्यय है, आइडिया है। लेकिन प्लेटो कहता नहीं, मार्कर नेस, ये जो मार्कर नेस है वो आइडिया है। मार्कर नष्ट हो सकता है पर मार्कर नेस कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज ध्यान दो इस बात को। प्लेटो ने प्रत्यय और वस्तु में भेद किया जबकि बर्कले ने दोनों को एक मान लिया कि प्रत्यय वस्तु दोनों एक हैं। आप प्रश्न देखो, क्या प्लेटो का प्रत्यय बर्कले के प्रत्यय में कोई समानता है? कहीं कोई समानता नहीं है। दोनों में क्या है, अंतर है। ये सारी बातें करने के बाद अब हम निष्कर्ष में आएंगे। निष्कर्ष में थर्ड पैरा, और निष्कर्ष में इतनी कहना है, वस्तुतः प्लेटो ने ईश्वर एवं स्थापित करते हुए महत्व दिया, किंतु बर्कले का जो प्रत्यय है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि बर्कले के प्रत्यय में क्या कोई समानता है? किंतु बर्कले के प्रत्यय अवधारणात्मक रूप से समानता नहीं है। बस निष्कर्ष में केवल सपोर्ट कर देना इस प्रश्न को, आपका आंसर क्लोज। इतनी बातें चलेगी आपके आंसर में। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, प्लेटो का प्रत्ययवाद प्रयोजनवाद, विकासवाद, समन्वयवाद, और प्रतिनिधि सिद्धांत। समन्वित रूप है
स्पष्ट करें। देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखो आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? प्रतिवाद की बात करोगे। और जब प्रतिवाद की बात करोगे तो दो चीजें, प्रत्यय की विशेषता बता दो आप, यही भी बता दो आप। वाय वस्तुएं, अभिव्यक्ति, जैसे गोत्व, हम गाय की बात करें, इतनी बात है। फिर एक प्रश्न, प्रतिवाद में सारी बातें बतानी है आपको। ये प्रत्यय ज्ञान का विषय, हमेशा वस्तुओं का प्रयोजन एवं तथा शुभ का प्रत्यय अंतिम लक्ष्य है। प्लेटो के प्रतिवाद में इतनी बातें बतानी है आपको। आप ध्यान से सुनो इस बात को। मतलब प्लेटो के पूरे प्रतिवाद का सार यही बता दो आप। हम सेकंड पैरे में आएंगे तो हमेशा ध्यान दो, ये गाय गोत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रत्यय जो है ज्ञान का विषय, वस्तुओं का प्रयोजन तथा शुभ का प्रत्यय अंतिम लक्ष्य है। अब हम सेकेंड पैरे में आए। प्लेटो का प्रतिवाद प्रयोजनवाद है और विकासवाद है, समन्वयवाद और प्रतिनिधि सिद्धांत का समन्वित रूप है। आप एक चीज ध्यान दो इस बात को, आपको यह बताना है कि प्लेटो के प्रतिवाद में प्रयोजनवाद कहां है, यह बताना है। तो सीधे ही कहना है सेकंड, ये जो प्रतिवाद है प्रयोजनवाद एवं विकासवाद का समन्वित रूप है। क्यों है? प्लेटो का जो प्रतिवाद है प्रयोजनवाद और विकासवाद का समन्वित रूप है हमेशा। क्यों है आप इसकी बात करोगे आप, तो एक चीज ध्यान देने इस बात को, यह प्रयोजनवाद कैसे है। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, मैं हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे ये सौंदर्य का विज्ञान है, हमेशा ध्यान दो, और ये सुंदर वस्तुएं हैं। आप सोचो जरा, ये विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। अब सारी सुंदर वस्तुओं का प्रयोजन क्या है? सौंदर्य के विज्ञान को पाना, सबका प्रयोजन। तुरंत तुलना कर दो, जिस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? ब्रह्म को पाना, ब्रह्म को पाना, परम तत्व को पाना, उसे अचीव करना, यही मेरा लक्ष्य है। जो सुंदर वस्तुएं हैं उनका लक्ष्य क्या है? सौंदर्य का विज्ञान, ये इनका प्रयोजन है। तो ये जो है प्रयोजन और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होना, यही आपका विकासवाद है। विकास के पथ पर अग्रसर होना विकासवाद, और इनका प्रयोजन क्या है? आप आंसर कैसे चलेगा? आपने तुरंत शंकर से तुलना कर दी, लेबनिज से तुलना कर दो, आप लेबनिज से भी तुलना कर दो कि सारे चिदड़ों का लक्ष्य क्या है? चेतना का निरंतर विकास करना, हमेशा वो प्रयोजन है और विकास के पथ पर अग्रसर है। ईश्वर क्या करता है?
विज्ञानों के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है, लेकिन हूबहू वैसा नहीं बना पाता। इसे जगत की वस्तुएं विकास के पथ पर अग्रसर होती हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए उन सब का प्रयोजन क्या है? अपने वास्तविक स्वरूप को पाना। जैसे जगत के सुंदर वस्तुओं का प्रयोजन क्या है? सौंदर्य के विज्ञान को पाना। ये इनका पर्पज है, ये इनका लक्ष्य है, और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। ये विकासवाद है। यहां तुलना दो चीज करोगे, हम शंकर की बात करें, आप लाइबनिज की बात करो, और दूसरी चीज आप अरस्तु की तुलना करो। ये विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। मैंने क्या कहा आपसे? ये वास्तविकता, ये संभाव्यता, ये इनका प्रयोजन है, ये इसका लक्ष्य है। लगातार विकास हो रहा है। लाइबनिज ने भी चिदणुओं की बात की, विकासवाद और प्रयोजनवाद दोनों को माना। और शंकर ने तो यह कहा कि प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को पाना। तो अरस्तु, लाइबनिज और शंकराचार्य तीनों से आप तुलना कर दोगे आप यहां पर। अब देखो, समन्वयवाद और प्रतिनिधि सिद्धांत का समन्वित रूप है। आप थर्ड पैरे में आओगे। आप जब आप थर्ड पैरे की बात करोगे आप, अच्छा, हर प्रश्न में एक फिगर जरूर बनाना है। मैं समन्वयवाद एवं समन्वित रूप है। क्यों? क्योंकि पूरी बात ध्यान देना, प्लेटो ने एक और अनेक, प्रत्यय जगत और इंद्रिय जगत, सत एवं संभूत का समन्वय किया। पूरी बात ध्यान देना, एक और अनेक का समन्वय किया। हमेशा उन्होंने क्या कहा? विज्ञान अनेक है पर सब एक चेन में बंधे हुए हैं, तो एक है। पूरी बात ध्यान दीजिए। जैसे मैंने क्या कहा कि सारे ग्रह अनेक हैं पर सब एक गैलेक्सी के भाग है, ब्रह्मांड के भाग है, और ब्रह्मांड एक है। प्रत्येक जगत, इंद्रिय जगत दोनों को माना। प्रत्येक जगत को ज्ञान का विषय, इंद्रिय जगत को विश्वास का विषय माना। दोनों का समन्वय किया। सत और संभूत दोनों की बात की उसने, का समन्वय कर दिया। लेकिन आप प्रतिनिधि सिद्धांत की जब बात करोगे आप, तो इसने क्या कहा? ये गोत्व प्रत्यय है, ये गाय है विशेष, और गाय क्या हो रही है? इसको रिप्रेजेंट कर रही है। प्रतिनिधि सिद्धांत की बात करें हमेशा यहीं पर, जब प्रतिनिधि सिद्धांत की बात करोगे तुरंत लॉक से तुलना कर दो आप। जैसे मैंने कहा, लॉक और विटगेन्स्टाइन से तुलना कर दो आप। देखो आप कैसे प्रतिनिधि सिद्धांत, बात कैसे लिखोगे? वाय वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। जैसे गाय गोत्व की अभिव्यक्ति है, जगत की सारी सुंदर वस्तुएं सौंदर्य विज्ञान की अभिव्यक्ति है। यही प्रतिनिधि सिद्धांत है। आप सोचो जरा, जैसे तुरंत ये तुलना करोगे लॉक से, और लॉक ने क्या कहा? लॉक ने क्या कहा? यह वाय वस्तु है, इसमें मूल गुण होते हैं, ये मेरे मन में संवेदना उत्पन्न करता है, संवेदना में प्रतिबिंब को अंकित कर देता है। प्रत्यय, ये हम प्रतिनिधित्व की बात करें, ये प्रत्यय क्या करता है? वाय वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान दो, लॉक कहता है ये वाय वस्तु है, इसके अंदर मूल गुण होते हैं, ये मेरे मन में संवेदना उत्पन्न करता है, और उस संवेदना में प्रतिबिंब को अंकित कर देता है। ये प्रतिबिंब ही प्रत्यय है।
हाँ, ये जो प्रत्यय है वाय वस्तु का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। ध्यान दो इस बात को, ये वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो ने क्या माना? प्लेटो ने कहा ये गोत्व है, ये गाय है, गाय प्रत्यय को रिप्रेजेंट करता है। और लॉक ने क्या कहा? ये प्रत्यय वाय वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है। विटगेस्टाइन से तुलना करोगे आप, हमेशा विटगेस्टाइन से आप तुलना करोगे कि प्रतिज्ञप्तियां तथ्यों को रिप्रेजेंट करती हैं। विटगेस्टाइन इन्होंने क्या कहा? ये प्रतिज्ञप्ति है, ये तथ्य है, फैक्ट, प्रतिनिधित्व। तो विटगेस्टाइन ने कहा कि प्रतिज्ञप्तियां तथ्यों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लॉक से तुलना की आपने और विटगेस्टाइन तुलना कर दी प्लेटो की। हमेशा समन्वयवाद की बात लेibनिज भी करता है, प्रतिनिधि सिद्धांत की बात लॉक भी करता है, विटगेस्टाइन भी करता है। ये सारी बातें करने के बाद अब हम आएंगे चौथे पैरे में, हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आप हमेशा जान लो, जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष में हम क्या करेंगे? सीधे इस प्रकार प्लेटो का दर्शन अद्वितीय दर्शन है। प्लेटो का तथा संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन के लिए मार्गदर्शक है। इतनी बातें आपको कहनी है, आपका आंसर क्लोज। पहला क्वेश्चन के 4 पार्ट। अगले खंड में डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट। और मेरी पूरी कोशिश है लगभग 500 प्रश्न को डिस्कस किया जाए। इस तरह आपको लिखना है। जब हर बात को टू द पॉइंट लिखोगे आप तो नंबर अवश्य मिलेगा। ओके, थैंक यू।